हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम्स चैनल क्लास 9th इंग्लिश। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 जो कि है द साउंड ऑफ म्यूजिक। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। अब मैं आपको पहले ये बता देती हूँ इस चैप्टर के बारे में कि ये चैप्टर बहुत डिफरेंट है अभी तक जो आपने पढ़ा है, और ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगा, बहुत ज़्यादा आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जो सुन नहीं सकती लेकिन तब भी वो बहुत बड़ी संगीतकार बनती है। आप खुद सोच के देखिए, अगर लाइफ में कभी ऐसा हो कि आप गॉड फॉरबिड कि आप सुन नहीं सकते, आपकी सुनने की शक्ति नहीं है आपके पास, तो पूरी दुनिया कितनी डिफरेंट लगेगी। आप कभी ये महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि कोई क्या बोल रहा है, आप सुन नहीं सकते इतनी सारी चीज़ें। वो एक अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस होता है, एक अलग ही तरीके की एक फीलिंग होती है जो आई डोंट थिंक हम में से कोई भी समझ सकता है। बट आई होप कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप शायद थोड़ा सा उस चीज़ को समझ सकें और ये समझ सकें कि कैसे अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप बहुत ज़्यादा अगर डिटर्मिन्ड हैं किसी चीज़ को लेकर, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सो ये चैप्टर इसी बारे में है। आई होप आपको अच्छा लगे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बट उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, बिकॉज मैं हर दिन नई वीडियोस लेकर आऊँगी जिसमें मैं क्लास 9 का सिलेबस कवर करवाऊँगी। और वीडियो देखते वक्त अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है किसी भी चीज़ में तो आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उनका रिप्लाई करूँ। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। हम पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं। सो जो ऑथर है द साउंड ऑफ म्यूजिक के, वो है डेबोरा काउली, एंड ओटावा बेस्ड राइटर एंड ब्रॉडकास्टर, इज ऑल्सो द ऑथर ऑफ कायरो अ प्रैक्टिकल गाइड एंड को ऑथर ऑफ वन वुमेन्स जर्नी अ पोर्ट्रेट ऑफ पॉलिन वैनियर। तो ये जो ऑथर है डेबोरा, वो ओटावा बेस्ड राइटर हैं और एक ब्रॉडकास्टर हैं। ब्रॉडकास्टर यानी कि वो जो टीवी न्यूज़ चैनल ये सब होता है वहाँ पर भी काम करती हैं। और वो कायरो उनकी एक बुक का नाम है अ प्रैक्टिकल गाइड। उन्होंने जो किताबें लिखी है उनका नाम है कायरो प्रैक्टिकल गाइड। और वो वन वुमेन्स जर्नी अ पोर्ट्रेट ऑफ पॉलिन वैनियर की भी को ऑथर हैं। को ऑथर यानी कि उन्होंने किसी और ऑथर के साथ ये बुक लिखी है। दो ऑथर्स ने एक ही बुक लिखी है इसलिए वो को ऑथर हुई उसकी। सो ये था ऑथर डेबोरा के बारे में। हम अब आगे बढ़ते हैं। ये ब्रीफ में अगर मैं बताऊँ स्टोरी किस बारे में है, तो एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट इज बेस्ड ऑन द थीम दैट डिटर्मिनेशन, सिंसियर एफर्ट्स एंड एबल गाइडेंस आर द वे टू सक्सेस। तो ये जो स्टोरी है ये इस चीज़ पर बेस्ड है कि अगर आप में दृढ़ता है, अगर आप सच्चाई से मेहनत कर रहे हैं और आपको सही गाइडेंस मिल रही है, सही आपको कोई है मार्ग दिखाने के लिए, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यही एक तरीका है सक्सेस को प्राप्त करने का। एवलिन ग्लेनी, अ मल्टी परकशनिस्ट, ओवरकेम द चैलेंज पोज्ड बाय फिजिकल डिसेबिलिटी एंड बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। एवलिन ग्लेनी जो है वो एक मल्टी परकशनिस्ट है। परकशनिस्ट का मतलब होता है वो लोग जो तबला, ड्रम्स ये सब बजाते हैं, वो परकशनिस्ट कहा जाता है उन्हें। तो एवलिन ग्लेनी मल्टी परकशनिस्ट है। मल्टी यानी कि वो सिर्फ एक चीज़ नहीं, वो ड्रम या फिर तबला, वो बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने महारत हासिल कर रखी है। और उन्होंने ये जो चैलेंज है जो उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से है, उन्होंने उसको भी उसके ऊपर काबू कर लिया है और वो हज़ारों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हैं। हज़ारों लोग जो कि हैंडीकैप्ड हैं, डिसेबल्ड हैं, उनके लिए वो एक प्रेरणा बन चुकी हैं। क्यों बन चुकी हैं ये हम आगे जाके देखेंगे। उनको क्या फिजिकल डिसेबिलिटी थी, आई थिंक ये चैप्टर के नाम से क्लियर है। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट, यानी कि उनको जो फिजिकल डिसेबिलिटी है वो ये है कि वो सुन नहीं सकती हैं, वो डेफ हैं। सो डेफनेस इज द फिजिकल डिसेबिलिटी जो उनको है। अब हम आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। सो रश आवर क्राउड जॉसल्स फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म।
A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. तो अब अंडरग्राउंड ट्रेन का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अब जो क्राउड है यानी कि जो लोग हैं वो फटाफट पोजीशन में आ रहे हैं ट्रेन पर चढ़ने के लिए। रश आवर इसलिए लिखा गया ताकि आपको पता चले कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, क्योंकि सबको उस टाइम ट्रेन पे फटाफट चढ़ना होता है। एक स्लाइट गर्ल, स्लाइट यानी कि एक थिन लड़की जो कि 17 साल की है, 17 ईयर्स की है लेकिन लगती नहीं है। लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स की, 17 साल की है लेकिन थोड़ी यंग लगती है उससे देखने में। वो नर्वस थी पर एक्साइटेड भी थी साथ ही साथ में, क्योंकि वो जो आने वाली ट्रेन है, जो ट्रेन आ रही है, उसकी वाइब्रेशंस महसूस कर पा रही थी। जो जब पटरियाँ थरथराती हैं तो वो जो एक वाइब्रेशन होती है वो उसे महसूस कर पा रही थी। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. अब ये एवलिन ग्लेनी का पहला दिन था प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन में। तो प्रेस्टिजियस यानी कि बहुत ही एक प्रतिष्ठित एक स्कूल था म्यूज़िक के लिए, यानी कि संगीत के लिए लंदन में। और किसी भी टीनेजर के लिए एक बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण ये एक चीज़ होती है, चैलेंजिंग एक चीज़ होती है कि वो ऐसे किसी इतने बड़े स्कूल का हिस्सा हैं, स्पेशली जब वो स्कॉटिश फार्म से आई हैं, यानी कि वो ऐसे कुछ बहुत वेल टू डू नहीं थी, बहुत अमीर नहीं थी। तो इसीलिए उनके लिए बहुत बड़ी बात है कितने प्रतिष्ठित स्कूल में उनका दाखिला हो गया है। But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. लेकिन अब ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, यानी कि ये जो एक संगीतकार थी, मतलब जो संगीतकार बनना चाहती थी, उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज जो था, जो शायद दूसरे लोग नहीं फेस कर रहे थे, वो ये था कि वो डेफ थी, यानी कि वो सुन नहीं सकती थी। आप खुद सोचिए, एक इंसान जो सुन नहीं सकता वो म्यूज़िक कैसे बजाएगा, क्योंकि म्यूज़िक बजाने के लिए सुनना बहुत ज़रूरी होता है, सुनने की शक्ति। आपको कैसे पता चलेगा आपने सही ट्यून बजाई है या ये सही बैठ रहा है, जो म्यूज़िक आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा? सुन के, है ना। तो इसीलिए ये बहुत ही अजीब बात है कि एक इंसान जो डेफ है, जो सुन नहीं सकता, वो एक म्यूज़िक के स्कूल में उसका दाखिला हो गया है और वो इतनी आगे जाके बड़ी संगीतकार भी बन जाती हैं। Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. अब एवलिन ग्लेनी के यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही थी, ग्रेजुअली ख़त्म हो रही थी। और उसकी मदर को याद है, उन्होंने एक बार नोटिस किया था कि कुछ गड़बड़ है जब वो 8 साल की थी, यानी कि जब एवलिन ग्लेनी 8 साल की थी और वो पियानो प्ले करने का वेट करी थी, यानी कि उनकी बारी आने वाली थी पियानो बजाने की। और उनकी माँ जो है इज़ाबेल ग्लेनी जो है वो मदर हैं एवलिन की, मदर ऑफ एवलिन। तो एवलिन की जो मदर है इज़ाबेल, उन्होंने नोटिस किया कि जब एवलिन का नाम लिया गया पियानो प्ले करने के लिए तो वो नहीं हिली, क्योंकि और फिर उसकी मदर ने रियलाइज़ किया वो इसलिए नहीं हिली क्योंकि उसने सुना ही नहीं अपना नाम अनाउंस होते हुए। उसकी धीरे करके सुनने की शक्ति जा रही थी तो उसको सुनाई ही नहीं दिया कि उसका नाम अनाउंस हुआ है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. तो अब काफ़ी टाइम तक एवलिन ने इस बात को छुपा लिया, कंसील यानी कि इस बात को छुपा लिया, हाइड कर लिया कि अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से कि वो धीरे धीरे करके डेफ हो रही है, धीरे धीरे करके उसकी सुनने की शक्ति कम होती जा रही है। पर जब तक वो 11 साल की हुई तो उसके जो मार्क्स थे जो स्कूल में वो कम होते चले जा रहे थे, बुरे होते चले जा रहे थे। और जो उसकी हेड मिस्ट्रेस यानी कि जो उसकी प्रिंसिपल थी, उन्होंने उसके पेरेंट्स को ये सलाह दी कि वो उसे एक स्पेशलिस्ट यानी कि एक ऐसे डॉक्टर के पास ले जाएं जो इस चीज़ में माहिर हैं, जो इस स्पेशलिस्ट है इस डेफनेस के उसमें। तो एवलिन ग्लेनी जो है वो जब डॉक्टर के पास गई तो इट वाज डिस्कवर्ड दैट हर हेयरिंग वाज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो उनकी जो अब हेयरिंग थी, जब 11 साल की एज में ले जाया गया डॉक्टर के पास तो ये देखा गया कि उनकी जो सुनने की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, ठीक है ना। वो बहुत ही ज़्यादा वर्स कंडीशन में आ गई थी
क्योंकि उनका ग्रेजुअल नर्व डैमेज हो रहा था, यानी कि उनके जो कान की जो नसें थी वो धीरे धीरे करके डैमेज होती चली जा रही थी, खराब होती चली जा रही थी, जिस वजह से 11 साल की एज तक वो बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन में आ चुकी थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. अब फिर उन्हें सलाह दी गई, डॉक्टर जो है उसने सलाह दी कि उसे हेयरिंग एड्स क्या होता है, ये एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि उन लोगों को दिया जाता है जिनमें सुनने की शक्ति नहीं होती। ये ऐसा दिखता है जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, और इसे अगर आप कान में लगाते हैं तो वो लोग जो सुन नहीं सकते वो सुन पाते हैं चीज़ें। तो उन्हें बोला गया कि वो हेयरिंग एड्स खरीद लें, एवलिन के हेयरिंग एड्स लगा दें और उसे एक ऐसे स्कूल में भेजें जो डेफ लोगों के लिए ही है ना। वो एक ऐसे लोगों के आसपास रहे, कि ऐसे स्कूल में रहे जहाँ पे उसके जैसे लोग हैं जो सुन नहीं सकते हैं। और एवलिन ने कहा एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। अब इसे आपको लिटरल नहीं लेके जाना है कि सब कुछ अचानक से काला हो गया, नहीं। इसका मतलब ये है कि एवलिन जो है उसने कहीं ना कहीं होप खो दी थी, उसके अंदर होप नहीं रह गई थी, क्योंकि उसे लगा था कि मतलब कैसे होगा। उसको संगीत से इतना प्यार था एवलिन को कि उसे लगा कि मतलब अब कुछ नहीं रह गया है मेरे पास, और उसको सब कुछ मतलब उसको अपना फ्यूचर कहीं ना कहीं ब्लैक लग रहा था। उसको नहीं कोई भी उम्मीद थी कि अब वो कुछ कर पाएगी, तो इसीलिए उसने कहा कि एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप. She was determined to live a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. अब एवलिन जो थी, यहीं पे आपको पता चलता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसने डिसाइड किया कि वो गिव अप नहीं करेगी, वो हार नहीं मानेगी, और वो बहुत दृढ़ थी कि उसे एक नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है जैसे सब लोग जी रहे हैं, ठीक है। और जो उसका इंटरेस्ट था म्यूज़िक में, उसको वो आगे बढ़ाना था। वो नहीं चाहती थी यहाँ पे जो उसका संगीत से जो उसको जो प्यार है संगीत से वो यहीं पे ख़त्म हो जाए, वो उसको आगे बढ़ाना चाहती थी, इवन दो वो सुन नहीं सकती थी। तो एक दिन उसने नोटिस किया कि एक लड़की जो है वो जाइलोफोन बजा रही है। जाइलोफोन क्या होता है? जाइलोफोन एक, जैसे फ़ोटो में भी दिखाया है, उसमें वुडन बार्स होते हैं, लकड़ी के बार्स होते हैं अलग अलग लेंथ्स के, और उस पर आप स्टिक से जब आप बजाते हो तो वो म्यूज़िक निकलता है, एक पर्टिकुलर ट्यून बाहर आती है। तो उसने एक बार देखा कि वो जो लड़की है वो जाइलोफोन प्ले कर रही है, और उसने डिसाइड किया कि मुझे भी यही प्ले करना है, मुझे भी जाइलोफोन ही बजाना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। तो अब बहुत से जो टीचर्स थे एवलिन के, उन्होंने उसको मना किया, उसको डिस्करेज किया कि नहीं तुम मत उसमें पढ़ो, तुम संगीत के उसमें मत जाओ। लेकिन एक परकशनिस्ट था रॉन फोर्ब्स, जिसने उसकी जो टैलेंट है, जो उसका पोटेंशियल है, यानी कि उसमें जो काबिलियत है, कैपेबिलिटी है, वो उसने देखी और उसने डिसाइड किया कि वो अब इसे सिखाएगा। ही बिगिन बाय ट्यूनिंग 2 large drums to different notes. अब रॉन फोर्ब्स ने क्या किया, उसने 2 बड़े बड़े जो ड्रम्स होते हैं उन्हें अलग अलग स्वर पे, नोट्स यानी कि अलग अलग स्वर पे उसने उसे ट्यून किया। Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. अब जो रॉन फोर्ब्स थे वो एवलिन से कहते थे कि तुम कानों से सुनने की कोशिश मत करो, क्योंकि अब उन्हें पता था कानों से तो वो सुन भी नहीं सकती क्योंकि सुनने की शक्ति नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम कानों से मत सुनो, तुम किसी और तरीके से महसूस करने की कोशिश करो जो संगीत है उसे। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and lower from the waist down. तो अब एवलिन ने उसके बाद महसूस किया कि जो बड़ा ड्रम था, 2 ड्रम्स थे, तो जो बड़ा वाला ड्रम था उस पर जब कुछ बजता था तो वो अपने वेस्ट अप यानी कि अपने कमर से ऊपर का जो पूरा हिस्सा है बॉडी का, उसमें वो फील कर सकती थी, वो सेंसेशन वो महसूस कर सकती थी उस संगीत को। और जब वो छोटे ड्रम यानी कि जो छोटा ड्रम था कंपैरेटिवली, उसको जब बजाते थे तो जो वेस्ट डाउन जो उसका बॉडी है यानी कि कमर के नीचे जो उसकी बॉडी है, वहाँ पे वो उसकी जो वाइब्रेशंस थी उसे महसूस कर सकती थी। तो आप देख सकते हैं कि म्यूज़िक बजाने के लिए सिर्फ कानों की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था, बट म्यूज़िक बजाने के लिए कानों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सुन नहीं सकते तो म्यूज़िक नहीं बज सकता, आप अपनी बॉडी में म्यूज़िक महसूस कर सकते हैं, जो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। तो एवलिन को इसी तरीके से मदद हुई। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her
बॉडी। तो अब जो रॉन फोर्ब्स है उसने बार बार ये एक्सरसाइज जो है ये रिपीट करी ड्रम्स वाली, और फिर एवलिन ने ये पता करा, उसको समझ में आया कि वो जो कुछ सर्टेन नोट्स होते हैं, यानी कि जो कुछ ध्वनि होती है या जो कुछ स्वर होते हैं, वो उन्हें अपने बॉडी में अलग अलग अंग में महसूस कर सकती थी। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. उसने कहा कि मैं धीरे धीरे करके अपनी माइंड, अपनी बॉडी को ना ओपन कर दिया था कि जो भी साउंड है, जो भी ये वाइब्रेशन, जो भी ये झंझनाहट है, मैं उसे महसूस कर सकूँ बॉडी पे। सुन नहीं सकती तो क्या हुआ, मैं उसे अपनी बॉडी में महसूस करूँगी। और बाकी सब जो भी उसने हासिल किया है, जो भी अचीव किया है, वो सिर्फ उसकी जो दृढ़ता थी, जो डिटर्मिनेशन थी, और जो उसकी इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क, उसकी जो मेहनत थी, उसकी वजह से उसने अचीव किया है। क्योंकि हो सकता है कोई और होता, हो सकता है शायद मैं अगर होती तो मैं गिव अप कर दी थी अब तक कि मैं सुन नहीं सकती हूँ, मैं कैसे संगीत बजाऊंगी, क्या करूँगी। बट एवलिन एक ऐसी बंदी थी, जिसने एक ऐसी लड़की थी जिसने नहीं गिव अप किया। उसने ये सोचा भी नहीं कि नहीं मैं ट्राई नहीं करूँगी या मैं यहीं पे छोड़ देती हूँ, अब कुछ सेंस नहीं बनता। उसने कोशिश करी और वो कोशिश का फल भी उसे मिला है फिर। She never looked back from that point onwards. She toured the entire United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. उस पॉइंट के बाद से एवलिन ने कभी मुड़कर नहीं देखा और उसने पूरा यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन जो है, उसने उसका टूर किया अपने यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। यूथ ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? सो बेसिकली जब एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि कुछ लोग आते हैं साथ में और गाना बजाते हैं, जैसे कोई गिटार बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई गा रहा है, कोई कुछ और इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, तो ये पूरा एक जो समूह होता है इसे ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। तो यूथ ऑर्केस्ट्रा यानी कि एक ऐसा ऑर्केस्ट्रा, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें युवा लोग थे, यानी कि जिसमें यंग लोग थे। तो उसका हिस्सा थी एवलिन और उसने उनके साथ ही यूनाइटेड किंगडम का टूर किया। और जब तक वो 16 साल की हुई, उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं म्यूज़िक को, संगीत को अपनी ज़िंदगी बना लूँगी। मतलब मुझे सिर्फ संगीत पर ही फोकस करना है, फोकस ऑन म्यूज़िक। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances. फिर एवलिन ने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो है उसके लिए ऑडिशन किया। आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे कि उसने पहले कहाँ अप्लाई किया था कॉलेज में, फिर वो कहाँ पे उसने ऑडिशन दिया, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे अगर आप याद रख रहे हो और अगर आप एग्जाम्स में ये नाम लिख के आ रहे हो तो। सो एवलिन ने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के इतिहास में उसने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करे, हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करे उसने पूरे उस एकेडमी की हिस्ट्री में। और फिर उसने ऑर्केस्ट्रल वर्क छोड़ के, यानी कि अब उसने अपने ग्रुप जो था लोगों का जिसमें लोग म्यूज़िक बजाते थे उसको छोड़ के वो सोलो परफॉर्मेंसेस करने लगी, यानी कि वो अकेले परफॉर्म करने लगी अब। At the end of a 3-year course, she had captured most of the top awards, and for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you're going, you'll get there. तो अब 3 साल का कोर्स था, जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक था, वहाँ पे ये 3 साल का कोर्स था। नाम याद रखना ज़रूरी है, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। यहाँ पे 3 साल का कोर्स एवलिन ने किया था और उसके ख़त्म होने तक उसने जितने भी टॉप अवार्ड्स थे, यानी कि जितने भी ऊंचे पद के जितने भी अवार्ड्स थे, उसने ऑलमोस्ट वो सारे हासिल कर लिए थे। और एवलिन जो है कभी भी ना वो ये नहीं चाहती थी कि उसे इस नज़र से देखा जाए कि वो कोई हीरो है या वो बहुत ही कोई महान काम कर रही है जहाँ पे वो सुन नहीं सकती पर वो म्यूज़िक बजा रही है। तो इसलिए कभी भी उसने ये चीज़, ये जो भी अचीवमेंट है, उसने कभी ये एक्सेप्ट नहीं करी इस उद्देश्य के साथ या इस हिंट के साथ कि कोई उसे हीरो मान रहा है। उसको ये चीज़ नहीं पसंद थी। उसको लगता था कि अगर आप मेहनत करोगे और अगर आपको पता है कि आप लाइफ में क्या चाहते हो तो आपको वो मिलेगा, आप वहाँ तक पहुँच ही जाओगे। फिर ये एवलिन की फिलॉसफी थी, एवलिन्स फिलॉसफी कि मेहनत करो, आपको पता है आपका मुकाम क्या है, आपको पता है आप क्या अचीव करना चाहते हो, तो आपको वो मिलेगा ही फिर।
and she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule. और एवलिन बहुत ज़्यादा टॉप पर पहुंच चुकी थी, मतलब वो इतना ज़्यादा फेमस हो गई थी, वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जानी मानी मल्टी परकशनिस्ट बन चुकी थी। यानी कि उसने सिर्फ एक नहीं, उसने ऐसे हज़ार ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें उसने महारता हासिल कर ली थी, मास्टरी हासिल कर ली थी। और उसका बहुत ही ज़्यादा बिजी हेक्टिक, यानी उसका बहुत ही ज़्यादा बिजी अंतर्राष्ट्रीय स्केड्यूल हो गया था, कार्यक्रम हो गया था। हर कोई चाहता था कि वो उनके लिए आके परफॉर्म करे, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगी थी। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. अब ये सही बात है, आई थिंक मैं अग्री करती हूँ, शायद आप भी करेंगे अग्री, कि एवलिन को ऐसे फंक्शन करते हुए देखना, इतना ईजीली, बिना किसी मतलब इतना ज़्यादा एफर्टलेसली उसने ये चीज़ करी कि वो सुन नहीं सकती है पर तब भी वो म्यूज़िक बजा रही है। ये बहुत ही ज़्यादा एक इंट्रीगिंग बात थी, एक बहुत ही ज़्यादा अलग बात थी, यूनिक बात थी कहीं ना कहीं, कि वो ऐसा कर पा रही थी। और जो रॉन फोर्ब्स हैं वो कहते हैं कि हमारा जो 2 घंटे का डिस्कशन हुआ करता था उसमें वो एक वर्ड भी मिस नहीं करती थी। और फिर एवलिन हंस के कहती है कि वो आदमी जिनकी बहुत दाढ़ी होती है, मुझे उनसे बड़ी परेशानी होती है, वो मुझे बहुत परेशान करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एवलिन और रॉन फोर्ब्स का जो रिलेशनशिप था वो भी सामने आता है कि उन दोनों का एक अच्छा रिलेशनशिप था, कि उन्होंने बहुत मदद की थी एवलिन की एक ऐसे टाइम पर जब एवलिन को लग रहा था कि कुछ नहीं हो सकता है मेरा अब। It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. फिर एवलिन कहती कि सिर्फ लिप्स देखने की बात नहीं है कि किसी को सुनाई देता तो वो सिर्फ होंठ नहीं पड़ता है किसी के, पूरा चेहरा, स्पेशली आंखें देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये वो एक स्कॉटिश लिल्ट के साथ कहती है ना। स्कॉटिश लिल्ट का मतलब है क्योंकि वो स्कॉटिश थी, जो एवलिन थी क्योंकि वो स्कॉटिश थी, तो कहीं ना कहीं उनका जो एक्सेंट था, जो बोलने का तरीका था, वो भी थोड़ा स्कॉटिश था। तो इसलिए जब वो बोलती थी तो एक स्कॉटिश लिल्ट, यानी कि हल्का सा एक झलक जो है उनके स्कॉटिश एक्सेंट की आती थी बाहर। My speech is clear because I could hear till I was 11, she says. But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. तब एवलिन कहती है कि मैं इसलिए अच्छे से, बहुत ही स्पष्ट तरीके से बोल पाती हूँ क्योंकि 11 साल की एज तक तो मैं सुन सकती थी। अगर वो बचपन से नहीं सुन पाती तो शायद उनकी जो बोलने का तरीका है वो उतना क्लियर नहीं होता, बट क्योंकि 11 साल की एज तक वो बोल सकती थी तो इसलिए उनके बोलने का तरीका काफ़ी स्पष्ट था। पर इससे ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं होती कि उन्होंने कैसे फ्रेंच पढ़ना सीख लिया, उन्होंने कैसे बेसिक जापानीज़ उन्हें आती थी, उन्हें मास्टर कर ली थी, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें शायद हम लोग भी उतनी ईजिली ना कर पाएँ। तो एक ऐसा इंसान जो सुन नहीं सकता है उसके लिए तो ये और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि फ्रेंच हो गया, जापानीज़ हो गया, उन सभी लैंग्वेजेस में एक एक्सेंट होता है, एक तरीका होता है बोलने का। तो इसीलिए एक इंसान जो सुन नहीं सकता उसके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत डिफ़िकल्ट बात है इनफैक्ट, कि वो किसी और लैंग्वेज में मास्टरी अगर कर रही हैं तो। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. तो फिर वो कहती है कि जहाँ तक संगीत की बात है वो मेरी बॉडी में एक तरीके से बहता है, यानी कि उनकी बॉडी जो है वो पूरे संगीत को महसूस कर सकती है, उनकी पूरी बॉडी, वो उनकी स्किन, उनके जो चीक बोन्स होते हैं या जो उनके बाल हैं, वो सब जगह उसको महसूस कर सकती हैं। सब जगह वो कहीं ना कहीं एक टिंगल करता है, उन्हें एक वाइब्रेशन महसूस करती हैं वो। और वो कहती है जब वो जाइलोफोन प्ले करती हैं तो वो स्टिक से, जो स्टिक से वो बजाते हैं, वो स्टिक से अपनी फिंगर टिप्स तक उसको, म्यूज़िक को महसूस कर सकती हैं, उस आवाज़ को महसूस कर सकती हैं ऐसे ट्रैवल करते हुए। बहुत बड़ी बात है, बट या By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that vibrations pass through her bare feet and up her legs. फिर वो कहती है कि जब मैं ड्रम्स बजाती हूँ तो मैं जब भी उनकी तरफ हल्का सा लीन करती हूँ, हल्का सा झुक के ड्रम्स बजाती हूँ, तो वो तब भी उसकी जो वो स्वर हैं, जो ध्वनि है,
वो उसे महसूस कर पाती हैं अपनी बॉडी में फ्लो करते हुए। और जब वो एक वुडन प्लेटफॉर्म पे होती हैं, यानी कि एक कैसे स्टेज पे होती हैं जो कि वुडन होता है, तो वो कहती हैं वो अपने जूते उतार देती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि जो वाइब्रेशंस हैं वो अपने पैरों में महसूस कर सके उसे, क्योंकि यही एक तरीका है जब वो अच्छे से बजा पाती हैं, है ना। जो वो अपनी बॉडी में जो वो महसूस करती हैं वाइब्रेशंस, जो ध्वनि और सब साउंड्स, उसी के थ्रू वो अच्छा प्ले कर पाती हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स को। तो इसलिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो वाइब्रेशंस वो फील कर सके, महसूस कर सकें। नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Okay, बहुत लंबा नाम. Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. और ये आश्चर्य की बात तो है नहीं कि एवलिन के जो दर्शक हैं वो बहुत खुश रहते हैं उसकी परफॉर्मेंस से। आई एम प्रीटी श्योर अगर मैं सुनती तो मैं भी बहुत खुश होती। 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। और उनके जो मास्टर परकशनिस्ट हैं जेम्स ब्लेड्स, नाम भी आपको याद रखने होंगे, जेम्स ब्लेड्स, रॉन फोर्ब्स, ये इन्होंने कहीं ना कहीं रॉन फोर्ब्स ने हेल्प की थी, वो टीचर थे एवलिन के। जेम्स ब्लेड्स जो हैं वो मास्टर परकशनिस्ट हैं, जिन्होंने ये कहा था कि भगवान ने उनकी सुनने की शक्ति छीन ली होगी, ले ली होगी, लेकिन उन्हें उनको बहुत ही ज़्यादा कुछ अद्भुत, बहुत ही ज़्यादा कुछ यूनिक, एक्स्ट्रॉर्डिनरी वापस भी दिया है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि ये हमेशा नहीं होता है कि कोई इंसान सुन नहीं पाता और वो म्यूज़िक बजाता है। ऐसा बहुत कम लोग हैं आई थिंक दुनिया में जो ऐसा करते हैं, और एवलिन उनमें से एक हैं। तो इवन तो भगवान ने उनकी एक सुनने की शक्ति छीन ली, जो कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन उन्हें कुछ इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी उन्हें वापस दिया है कि वो जो सुनने की शक्ति है वो कहीं ना कहीं इवन आउट हो जाती है। What we hear she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. अब जो ये है जेम्स जो है मल्टी परकशनिस्ट, मास्टर परकशनिस्ट, वो ये कहते हैं कि हम जो सुनते हैं एवलिन उसी चीज़ को और गहराई से महसूस करती है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखना है। What we hear she feels, हम जो सुन रहे हैं वो उसे महसूस कर रही है और ज़्यादा गहराई से। दैट इज़ वाई वो बहुत ज़्यादा खूबसूरती से व्यक्त कर पाती हैं उस म्यूज़िक को, संगीत को, जितना शायद एक वो इंसान भी नहीं कर सकता जो सुन सकता है। और एवलिन ये बात भी कबूल करती हैं कि वो एक वर्कaholic है। वर्कaholic मतलब उन्हें बस काम करना होता है, वर्क वर्क वर्क, उनको सिर्फ काम करना होता है, वो काम से ऑब्सेस्ड हैं, तो वो एक वर्कaholic है। I've just got to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. अब एवलिन ने कहा कि मुझे बस काम करना होता है, और कभी कभी जो क्लासिक म्यूजिशियंस होते हैं, क्लासिकल म्यूजिशियंस जो होते हैं, यानी कि जो इंडियन म्यूजिक बजाते हैं, कभी कभार मुझे उनसे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो कि ऑब्वियस, आई थिंक हम सब ये बात समझ सकते हैं कि चैलेंजेस अलग ही होते होंगे उन लोगों के लिए जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं और जो ऐसा कुछ कर रहे हैं। पर वो फिर ये भी कहती हैं कि उसके बदले में, जो वो इतनी मेहनत करने के बदले में जो मुझे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जो मुझे इतना ज़्यादा प्रशंसा मिलती है, मुझे इतने ज़्यादा अवार्ड्स मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो इसलिए वो मेहनत कहीं ना कहीं काम आ जाती है, वर्थ इट होती है। और वो साथ ही साथ रेगुलर कॉन्सर्ट्स तो करती हैं। कॉन्सर्ट यानी कि जहाँ पे एक म्यूजिशियन कुछ गा रहा है, संगीतकार, और बहुत सारे लोगों से सुनने आए हैं, तो कॉन्सर्ट्स वो रेगुलर भी करती हैं। लेकिन साथ ही साथ वो प्रिजन्स यानी कि जेल और अस्पताल में फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती हैं, यानी कि वो मुफ्त में वहाँ जाकर गाती हैं उन लोगों के लिए। She also gives high priority to classes for young musicians. Anne Richland of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. अब एवलिन जो हैं वो साथ ही साथ, ऐसी क्या चीज़ें जो ये नहीं करती हैं, बट एवलिन जो हैं वो संगीतकार तो हैं ही, फ्री में कॉन्सर्ट्स भी करती हैं जेल में और अस्पतालों में, बट उसके साथ ही साथ वो जो यंग म्यूजिशियंस हैं, यानी कि जो
युवा हैं जो कि संगीतकार बनना चाहते हैं, वो उनके लिए भी क्लासेस लेती हैं और उन्हें प्राथमिकता देती हैं, यानी कि उन्हें प्रायोरिटी देती हैं वो, कि इनको सिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। और एन रिचलिन जो कि बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन में काम करती हैं, वो कहती हैं कि इन बच्चों के लिए वो एक प्रेरणा है, कहीं ना कहीं वो एक इंस्पिरेशन है उन सब के लिए, जो भी ये बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते, क्योंकि वो ये देखते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते। देयर इज़ नथिंग दैट वी कैन नॉट अचीव। उन्हें ऐसा महसूस होता है एवलिन को देखकर। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. अब एवलिन ग्लेनी देखा जाए तो उन्होंने इतना कुछ हासिल कर लिया अपनी लाइफ में, जो शायद उनसे दुगना बड़ा अगर इंसान भी है ना एज में, उसने भी नहीं किया होगा। उन्होंने इतनी कम उम्र में मतलब इतना कुछ अकम्प्लिश कर लिया, इतना कुछ हासिल कर लिया है। और उन्होंने एक बहुत ही अलग चीज़ करी, एक बहुत ही अच्छी चीज़ करी है कि ऑर्केस्ट्रा में वो परकशन को सामने लेकर आई हैं। यानी कि जब भी आपने देखा होगा, अगर आपने कभी किसी कॉन्सर्ट में गए हैं या कुछ, आपने देखा होगा ये जो ड्रम्स होते हैं या जो ये गिटार होता है जो लोग बजाते हैं या तबला, ये सब जो है ये हमेशा बैकग्राउंड में होता है। जो संगीतकार है वो सबसे आगे खड़ा होगा और फिर बैकग्राउंड में ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन एवलिन जो है वो इस ऑर्केस्ट्रा में वो सामने लेके आई है परकशन को, और उन्होंने ये दिखाया है कहीं ना कहीं लोगों को कि परकशन भी कितना ज़्यादा मूविंग हो सकता है, कितना ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है परकशन भी। She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. अब जैसे कि अभी तक मैं कहती आ रही हूँ, एवलिन एक प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो कि हैंडीकैप्ड हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जिन्हें कोई ना कोई फिजिकल इशू है। एंड वो उन्हें देखकर ये कहती कि अगर ये कर सकती तो मैं भी कर सकता हूँ। मतलब वो कहीं ना कहीं उनमें ये मोटिवेशन या एक एनकरेजमेंट लेकर आती हैं कि अगर ये कर सकती है, ये लड़की जो सुन नहीं सकती, अगर वो म्यूज़िक प्ले कर सकती है तो मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। और साथ ही साथ वो इतने मिलियंस ऑफ लोगों को इतना खुश करती हैं, इतना उनमें उत्साह लेकर आती हैं अपने म्यूज़िक के थ्रू। तो एवलिन जो है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं, लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हैं, और सभी लोग कहीं ना कहीं उनका संगीत जो है वो सुनना चाहते हैं लाइफ में एक बार। मुझे भी सुनना है। अब कुछ कीवर्ड्स जो है उनका मतलब समझ लेते हैं। जॉसल यानी कि पुश रफली, यानी कि जब अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लोग क्राउड जो था वो जॉसल कर रहा था पोजीशन में आने के लिए, यानी कि वो एक दूसरे को पुश कर रहा था ट्रेन में चढ़ने के लिए। डॉन्टिंग यानी कि फ्राइटनिंग या चैलेंजिंग भी कह सकते हैं। जाइलोफोन जैसे मैंने समझाई कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है विद अ रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, अलग अलग लंबाई की इसमें वुडन बार्स लगे होते हैं। फ्लॉलेसली यानी कि बिना किसी गलती या मिस्टेक के। इंट्रीगिंग यानी कि फैसिनेटिंग। परकशनिस्ट यानी कि एक इंसान जो ड्रम तबला ये सब बजाता है। टिंगल्स यानी कि कॉजेज अ स्लाइट प्रिकलिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन, जब भी वो म्यूज़िक बजाती हैं तो वो जो साउंड है वो उनके स्किन को, उनकी त्वचा को, उनके चीक बोन्स को, उनके बालों को टिंगल करती है, यानी कि एक प्रिकलिंग सेंसेशन या एक हल्का सा ऐसे चुभने वाली सेंसेशन, उन्हें वो वाइब्रेशन महसूस होती है। रेजोनेंसेस एकोज ऑफ साउंड्स, यानी कि जो आवाज़ है उसका जो वो एको होता है उसे रेजोनेंसेस कहते हैं। पोटेंशियल यानी कि क्वालिटी और एबिलिटी दैट कैन बी डेवलप्ड, यानी कि उनमें कैपेबिलिटी है कि अगर उनके अंदर वो पोटेंशियल है, अगर उनको सिखाया गया तो वो और ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। लिल्ट यानी कि एक तरीका है बोलने का, जैसे कि मैंने कहा उनका एक स्कॉटिश लिल्ट था, यानी कि एक स्कॉटिश एक्सेंट था, एक स्कॉटिश तरीका था बोलने का हर चीज़, तो स्कॉटिश लिल्ट। ओके, सो ये जो चैप्टर है यहीं पर ख़त्म होता है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। अगली बार हम पढ़ने जा रहे हैं द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको उसी से पता चल रहा होगा जो टाइटल है कि ये भी म्यूज़िक से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा।
कोई भी डाउट अगर आपको है साउंड ऑफ म्यूज़िक में तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और उससे पहले मेरी जो भी वीडियोस हैं अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और उन पर कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड इफ़ यू थिंक कि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प होगी इन वीडियो से तो शेयर कर दो उन्हें भी। ओके, सो मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगी विद मोर सच वीडियोस आपको शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान समझाने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।